हेलो सेकेंड ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला। सब्जेक्ट अर्थशास्त्र में पिछली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट किया था, फर्म तथा उद्योग का संतुलन। इसमें मैंने कुल आय, औसत आय, सीमांत आय किसे कहते हैं उसके बारे में तालिका के माध्यम से और रेखा चित्र के माध्यम से समझाया था। इसके बाद मैंने फर्म के संतुलन की बात की थी। उसकी दो विधियां हैं, कुल लाभ माइनस कुल आगम या कुल आय माइनस कुल लागत बराबर कुल लाभ। इसी प्रकार दूसरी विधि है सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, यानी MR=MC विधि। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए फर्म के उस बिंदु पर उत्पादन करना चाहिए जहां पर MR=MC हो जाए। इस संबंध में चित्र में जैसे कि बताया गया है, चित्र में AR, MR और AC MC खींचे गए हैं। MR वक्र MC को N बिंदु पर काटता है, अतः फर्म का संतुलन OP मात्रा पे होता है, जहाँ पर फर्म की प्रति इकाई कीमत MP होती है और औसत लागत RP होती है। यहाँ प्रति इकाई लाभ की मात्रा RM होती है, अतः कुल लाभ RSTM होती है। यह लाभ की अधिकतम मात्रा है, क्योंकि OP से ज़्यादा माल उत्पन्न करने पर MC की मात्रा MR से अधिक हो जाती है, जिससे प्रति इकाई घाटा होता है। इसी प्रकार OP से कम माल उत्पन्न करने पर MR की मात्रा MC से अधिक रहती है, अतः OP बिंदु तक माल उत्पन्न करने जाने पर फर्म को लाभ होता जाता है। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि OP उत्पत्ति पर लाभ अधिकतम होता है। यही फर्म का संतुलन बिंदु है। लाभ को दर्शाने की दूसरी विधि, लाभ को प्रकट करने की एक और विधि है सीमांत आय वक्र और सीमांत लागत वक्र, और y अक्ष के बीच का LN के रेखांकित भाग को लाभ को सूचित करता है, जो RSTM क्षेत्र के बराबर होता है। वास्तव में LN के वक्र उत्पत्ति की OP मात्रा पर कुल आय OPNL में से कुल लागत OPN के घटाने से पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है, अतः यह भी अधिकतम लाभ को प्रकट करता है। इस प्रकार अधिकतम लाभ की मात्रा तीन प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। पहली, लाभ कुल आय माइनस कुल लागत। दूसरा, लाभ औसत आय गुना उत्पत्ति माइनस औसत लागत गुना उत्पत्ति। तीसरा, लाभ सिग्मा सीमांत आय सिग्मा सीमांत लागत। MR और MC की विधि की दूसरी शर्त, सीमांत आय और सीमांत लागत के द्वारा संतुलन प्राप्त करने की दूसरी शर्त यह है कि सीमांत लागत संतुलन के बिंदु पर सीमांत आय को नीचे से काटेगी। यदि शर्त का पालन नहीं हुआ तो फर्म अपना संतुलन प्राप्त नहीं कर सकती। जैसा कि MC रेखा MR के काटती तो है, लेकिन बढ़ती हुई हो सकती है, अतः जैसा कि रेखा चित्र में बताया गया है। रेखा चित्र में D और C बिंदु दोनों प्रथम शर्त को तो पूरा कर रहे हैं, यानी MR रेखा MC को काट रही है, लेकिन D बिंदु को MC ऊपर से काट रही है और C बिंदु को MC नीचे से काट रही है, अतः D बिंदु संतुलन का बिंदु नहीं है, इस पे अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होगा। जबकि B बिंदु C बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर दोनों शर्त पूरी है। MR और MC दोनों काट रही है और MC MR को नीचे से काट रही है। अतः MR=MC एक आवश्यक शर्त मानी जाती है, जबकि MC वक्र MR के नीचे से काटे ये एक पर्याप्त शर्त मानी जाती है। आगे के चित्र में ये बताया जा रहा है कि 5 चित्र, दोनों चित्रों में
यह शर्त पूरी हो रही है, लेकिन आगे के चित्र में यह शर्त पूरी नहीं हो रही है, यानी फर्म संतुलन पे प्राप्त नहीं होता। अर्थात MC वक्र MR को नीचे से काटता है, तो दोनों बिंदु C बिंदु पर व्युत्पत्ति के संतुलन का सूचक है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। दूसरी शर्त के बारे में हम यह कह सकते हैं कि MC वक्र की ढाल का बीजगणितीय मूल MR वक्र के बीजगणितीय मूल्य से अधिक होना चाहिए। जैसा कि चित्र में MC वक्र का ढाल 0 है तथा MR वक्र का ढाल ऋणात्मक है, अतः 0 मूल्य ऋणात्मक मूल्य से अधिक होने के कारण यह शर्त पूरी हो जाती है। आगे के 2 चित्रों में भी यही शर्त के बारे में बताया गया है कि ढाल दोनों की किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी कम होनी चाहिए। यानी अगर जिसकी ढाल ज़्यादा होगी वही तभी शर्त पूरी होती है, कम होने पर शर्त पूरी नहीं होती। अब आगे हम विचार करेंगे उद्योग का संतुलन। फर्म के संतुलन के बाद अब हम उद्योग के संतुलन की बात करें। एक उद्योग एक सी वस्तु उत्पन्न करने वाली समस्त फर्मों का एक समूह होता है। उद्योग की चर्चा ज़्यादातर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में की जाती है। एकाधिकारी में फर्म व उद्योग में भेद नहीं रहता। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्राय वस्तु विभेद की दशा पाई जाती है, जिससे उद्योग को परिभाषित करना कठिन हो जाता है। एक उद्योग उस स्थिति में संतुलन में होता है जब वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में अल्पकाल व दीर्घकाल में उद्योग के संतुलन पे हम चर्चा करते हैं। अल्पकाल में उद्योग का संतुलन अस्थायी किस्म का होता है। इसमें कुछ फर्मों को असामान्य लाभ होता है, जिससे इस उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश होने लगता है। इसी प्रकार अल्पकाल में कुछ फर्मों को घाटा हो सकता है, जिससे उनके उद्योग छोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः फर्मों के आने जाने से उद्योग में माल की आपूर्ति में परिवर्तन आता रहता है। लेकिन दीर्घकाल में सभी प्रकार के समायोजन पूरे हो जाते हैं, जिससे फर्म का आना जाना बंद हो जाता है और उद्योग में कायम रहने वाले फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही मिल पाते हैं। अतः दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उद्योग में स्थायी किस्म का संतुलन स्थापित हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।